द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से स्टारलिंक के बारे में। सोचिए जरा, आप समंदर की गहराइयों में हो या किसी दूर दराज टापू पर, रेगिस्तान के बीच हो या पहाड़ों की चोटी पर या फिर आसमान में उड़ते हुए हो। यहाँ तक कि आप किसी फ्लड प्रॉन इलाके में हो, जहां संचार का कोई भी साधन नहीं हो सकता है, जहां सिर्फ आसमान हो या प्रलय की स्थिति हो, और वहां भी आपको सुपर फास्ट और बिना रुके निर्बाध तरीके से इंटरनेट मिल सके। जी हाँ, और ये मुमकिन हो रहा है स्टारलिंक के मैजिक से। एलन मस्क की वह उपग्रह इंटरनेट सेवा है जो दुनिया में कनेक्टिविटी को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। भारत में हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि भारत सरकार ने अपने हाल ही के फैसले में स्टारलिंक को एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट के जरिए आने की अनुमति दे दी है, और बहुत मुमकिन है कि हमारे देश में एलन मस्क अपनी सुविधाएं जो है वो देने को काम शुरू कर दें। लेकिन क्या यह इतना आसान है? भारत में स्टारलिंक को आने से पहले कड़े नियमों और शर्तों के पहाड़ का सामना करना पड़ रहा है। और यह सिर्फ इंटरनेट की बात ही नहीं है, यह मामला डेटा सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स की भी बात है, यह देश की सुरक्षा की भी बात है। तो आइए हम जानते हैं कि स्टारलिंक को भारत में लॉन्च करने से पहले किन चुनौतियों का सामना करना होगा और यह आपके लिए क्यों मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं डेटा सुरक्षा की। भारतीय सरकार का सीधा नियम है कि अगर आप स्टारलिंक का इस्तेमाल करते हैं भारत में सेवाएं देने के लिए, तो आपको डेटा, चाहे वह आपकी व्यक्तिगत जानकारी हो जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री हो या स्ट्रीमिंग प्रेफरेंसेज हो, वह भारत के भीतर ही रहना चाहिए। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विदेशी सर्वरों पर जो डेटा प्रोसेस होगा उस पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, और यह बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासकर सेंसिटिव या इम्पोर्टेंट संचार के मामलों में। यही नहीं, अगर आप स्टारलिंक का इस्तेमाल भारतीय जल क्षेत्र में किसी क्रूज पर भी कर रहे हो, तो भी इंटरनेट ट्रैफिक को स्थानीय गेटवे से होकर गुजरना आवश्यक होगा। एक और नियम है कि स्टारलिंक में ऐसी किसी कंपनियों या व्यक्तियों का निवेश नहीं हो सकता जो उन देशों से हो जिनकी भारत के साथ सीमा लगती है, जैसे चीन या पाकिस्तान। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर शत्रु देश का कोई व्यक्ति अगर हमारे देश में निवेश करता है, तो ऐसा मुमकिन है कि इनके निवेशकों को संवेदनशील डेटा तक पहुंच हो सकती है या कंपनी के निर्णयों पर प्रभाव मिलना मुमकिन हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको हुआवेई का मामला याद है? भारत ने इसे 5G नेटवर्क की बिडिंग से बाहर कर दिया था क्योंकि इसमें वही खतरा था, क्योंकि इसकी चीन सरकार से नजदीकियां थी। स्टारलिंक ने वैसे इन प्रिंसिपल इन शर्तों को मान लिया है, लेकिन अभी और भी कई बाधाएं बाकी हैं। अमेरिका से स्टारलिंक के रिश्ते पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उदाहरण के लिए स्पेसएक्स का नेशनल रिकनेसेंस ऑफिस के साथ लगभग $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जिसके तहत एलन मस्क की कंपनी उनको जासूसी सैटेलाइट्स बनाकर देगी। अब चिंता यहाँ यह है कि क्या स्टारलिंक भारतीय यूजर्स का डेटा अमेरिकी एजेंसियों तक पहुंचा सकता है बिना भारत को बताए? और जब अमेरिका के पुराने सर्विलांस प्रोग्राम जैसे FISA की बात आती है, तो यह डर गैरवाजिब नहीं लगता है। यूक्रेन का ही उदाहरण लीजिए। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान स्टारलिंक ने यूक्रेन को फ्री इंटरनेट दिया, लेकिन जब यूक्रेन ने स्टारलिंक का इस्तेमाल रूसी सेना पर हमला करने के लिए करना चाहा, तो एलन मस्क ने इसके लिए मना कर दिया। इससे यह साफ होता है कि एक प्राइवेट कंपनी भी देशों के सैन्य फैसलों को प्रभावित कर सकती है। एक और मुद्दा है, अगर स्टारलिंक भारतीय बाजार में आया तो यह जियो, एयरटेल और BSNL जैसी कंपनियों को किनारे कर सकता है। साथ ही इसरो और NSAIL जैसे संगठनों ने भी भारत में जो उपग्रह नेटवर्क खड़ा किया है उस पर भी इसका असर हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो अगर स्टारलिंक भारतीय बाजार का सिर्फ 10% भी कब्जा कर ले, तो यह हर साल लगभग $34 बिलियन कमा सकता है। वैश्विक स्तर पर भी स्टारलिंक को सावधानी से देखा जाता है, बल्कि शक की नजर से देखा जाता है। उदाहरण के लिए ताइवान ने स्टारलिंक को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। उसका तर्क था कि वह अपनी इस तरह की खुद की सर्विस बनाएगा ताकि नियंत्रण अपने पास रहे। लेकिन स्टारलिंक सिर्फ एक सैटेलाइट सेवा ही नहीं है, इसका तरीका बिल्कुल अलग है। यह बड़ी सैटेलाइट्स पर निर्भर होने के बजाय हजारों छोटी लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे LEO सैटेलाइट्स कहा जाता है, उसका उपयोग करता है। ये सैटेलाइट्स आपस में लेजर के जरिए बात करते हैं, जिससे ग्राउंड स्टेशन पर इसकी निर्भरता घटती है और डेटा तेजी से ट्रांसफर होता है। स्टारलिंक के पास 6400 से ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, जिसकी वजह से यह अपने प्रतिस्पर्धियों से इस मामले में बहुत आगे है। लेकिन अगर स्टारलिंक भारत की इन सुरक्षा चिंताओं को एड्रेस कर देता है
और सफल होता है तो इसके फायदे भी बहुत बड़े हो सकते हैं। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकता है, आपदाओं के दौरान जो बेहतर संचार है वो मिल सकता है, शिक्षा और नौकरियों के नए अवसर खुल सकते हैं। लेकिन इन फायदों के साथ कुछ खतरे भी हैं। डेटा संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय व्यवसायों पर इसके असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को स्टारलिंक का स्वागत करना चाहिए या इसे और सख्त नियमों में बांधना चाहिए या अपनी खुद की सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक पर जोर देना चाहिए? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और तब तक के लिए जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।